क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका पूरा जीवन एक ऐसे मंच पर एक प्रदर्शन हो सकता है जिसे आप देख नहीं सकते? शायद जब से आपने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं, आपके अस्तित्व की पटकथा आपके अनजान हाथों से लिखी जा चुकी थी। हेलेना ब्लावात्स्की बिना किसी हिचकिचाहट के आपको बता देती, हाँ, और वह अपनी एक ऐसी निगाह से जो मानो वास्तविकता के पर्दे को चीरती हुई प्रतीत होती, यह भी जोड़ देती कि आप जागते हुए भी सो रहे हैं। उन्होंने इस मानवीय स्थिति की बात किसी काव्यात्मक रूपक के रूप में नहीं, बल्कि एक सटीक और खतरनाक सत्य के रूप में की थी। ब्लावात्स्की के अनुसार अधिकांश मानवता जीवन भर एक सम्मोहन निद्रा में भटकती रहती है, समाज, धर्म और युग के मनगढ़ंत मूल्यों द्वारा बुने गए स्वप्न में फंसी रहती है। हम जन्म से ही ऐसे ढांचों के अनुसार सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं जो हमारे अपने नहीं होते। हमें संभव की सीमाएं तब तक सिखाई जाती है जब तक हम चलना भी नहीं सीख जाते, और वे सीमाएं एक अदृश्य कारागार की दीवारें बन जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके विचार आपके हैं। आप यह मान सकते हैं कि जिन लक्ष्यों का आप पीछा करते हैं वे आपकी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन ब्लावात्स्की आपको और गहराई से देखने की चुनौती देती। उन विचारों को किसने रोपा? किसने उन इच्छाओं को आपके मन के कक्षों में फुसफुसाया? क्या यह आपका सच्चा स्व था, चेतना की वह शाश्वत चिंगारी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, या यह दुनिया की सामूहिक मशीनरी थी जो आपको अपनी रचना के लिए अंतहीन रूप से उपयोगी बनाती रही? उनका मानना था कि किसी भी साधक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जागृत होना है, केवल राजनीति के भ्रष्टाचार या मीडिया के पूर्वाग्रह को देखने के अर्थ में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से जागृत होना, स्वयं चेतना के सूक्ष्म हेरफेर को देखना। यह जागृति तब शुरू होती है जब आप अपने मन का अवलोकन करते हैं, जैसे कि आप एक अजनबी हैं जो इसे देख रहे हैं। जब कोई विचार प्रकट होता है तो आप पूछते हैं, क्या यह मेरे सार से उत्पन्न हुआ था या इसे रोपा गया था? क्या यह मेरी आत्मा के मौन से पैदा हुआ था या दुनिया के शोर से? ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि समाज इस प्रकार के जागरण से डरता है, क्योंकि जो मन स्वयं को स्पष्ट रूप से देखता है उसे नियंत्रित करना असंभव है। यही कारण है कि आपके आसपास की व्यवस्थाएं, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया आपको यह सिखाने के लिए नहीं बनाई गई हैं कि कैसे सोचें, बल्कि यह सिखाने के लिए बनाई गई हैं कि क्या सोचें। स्कूल आपको रटने के लिए तैयार करते हैं, पूछताछ करने के लिए नहीं। मीडिया आपको लगातार भटकाव और भय का आहार देता है, आपको अपने मानसिक पैटर्न की उत्पत्ति पर सवाल उठाने का मौका ही नहीं देता। उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि असली युद्ध क्षेत्र राजनीति, सेनाओं या आर्थिक साम्राज्यों की दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर है। ये विचारों के क्षेत्र में है, ध्यान और अनुभूति की सूक्ष्म ऊर्जाओं में। जो आपके ध्यान को नियंत्रित करता है वही आपके जीवन को नियंत्रित करता है। जो आपके विचारों की लय तय करता है वही आपके भाग्य की कुंजी रखता है। और फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा, यह नियंत्रण वापस लिया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप उन तंत्रों को देखने का साहस करें जो स्पष्ट रूप से छिपे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपके मन में सबसे पहला विचार पैसों की चिंता, या पिछली रात के टेलीविजन शो की कोई तस्वीर, या काम पर किसी समय सीमा की याद है। क्या वह विचार आपका है, या यह उस प्रोग्राम की प्रतिध्वनि है जो आपके अंदर तब से लिखा गया है जब आपको यह एहसास नहीं हुआ था कि आप अपना कोड खुद लिख सकते हैं? ब्लावात्स्की की आवाज यहां गूंजती है, विचार तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसे पूरी जागरूकता के साथ नहीं चुनते। तब तक आप एक कठपुतली हैं और डोरियां उन शक्तियों द्वारा खींची जाती हैं जिन्हें आप नहीं देखते। और यही, उसने कहा, पहला बड़ा धोखा है यह मानना कि आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप उन विकल्पों में से चुन सकते हैं जो आपको किसी और ने दिए हैं। सच्ची आजादी मेनू में से चुनने के बारे में नहीं है, यह इस बात को समझने के बारे में है कि आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ बना सकें, आपको जागना होगा। जागने से पहले आपको देखना होगा, और देखने से पहले
आपको उस अंतहीन चक्र में दौड़ना बंद करना होगा जो आपको इतना विचलित रखता है कि आप अपने पिंजरे की सलाखों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। उसके शब्द अक्सर तीखे, लगभग कठोर होते थे, क्योंकि वह नींद में रहने की कीमत जानती थी। सपने में आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप केवल इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आपने अपनी शक्ति समर्पित कर दी है। वह आपको याद दिलाती कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो सामूहिक सपने के ज्वार के साथ बहते हैं और वे जो किनारे पर खड़े होकर ज्वार को उसकी असली पहचान के लिए देखते हैं। एक ऐसी धारा जो आत्माओं को उनके अपने सत्य से दूर ले जाती है। क्या अब आप समझते हैं कि जागृति सत्ताधारियों के लिए खतरनाक क्यों है? एक बार जब आप अपने विचारों की उत्पत्ति पर सवाल उठाने लगते हैं, एक बार जब आप उन्हें उनके स्रोत तक वापस ढूंढने लगते हैं, तो आप उस सबसे अनमोल खजाने को वापस पाना शुरू कर देते हैं जो एक इंसान के पास हो सकता है, अपने मन की संप्रभुता। और जब आप अपने मन के मालिक होते हैं तो कोई भी आपका मालिक नहीं होता, लेकिन वह आपको असहज सवालों से भी चुनौती देती। अगर आप कल सचमुच जाग गए तो क्या आपको पता होगा कि अपनी आजादी का क्या करना है? अगर आपकी मानसिक जेल की दीवारें गिर जाएं, तो क्या आप खुले में चलने के लिए तैयार होंगे, या आप अपनी पुरानी जंजीरों के परिचित आराम से चिपके रहेंगे? जैसा कि ब्लावात्स्की ने सिखाया, जागृति प्रकाश की एक चमक नहीं है, यह भ्रम की परत दर परत उधेड़ने की एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए निर्मम ईमानदारी और उन तरीकों का सामना करने का साहस चाहिए जिनसे आप अपनी कैद में शामिल रहे हैं। यह मांग करती है कि आप उस भूमिका से खुद को जोड़ना बंद करें जो आपको सौंपी गई थी, और उस आत्मा को मूर्त रूप देना शुरू करें जो किसी भी भूमिका के लिखे जाने से पहले से मौजूद थी। हो सकता है कि जब आप उनके शब्दों को अपने मन में सुनेंगे तो आपको इस जागृति की एक झलक पहले से ही महसूस हो। एक धीमी सी आवाज कह रही है, शायद मैं अपनी आदतों और डर के योग्य से कहीं ज्यादा हूं। वह आवाज शुरुआत है। यह उस राह पर पहला कदम है जो आपको सपनों से दूर चेतना के असीम क्षेत्र में ले जाएगी। और फिर भी इस जागृति की ओर आपका हर कदम उस जीवन को अस्थिर कर देगा जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। दोस्त शायद न समझें, परिवार विरोध कर सकता है, आपका अपना मन कभी कभी आपसे लड़ेगा, परिचित भ्रमों के आराम से चिपका रहेगा। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह असली यात्रा की शुरुआत है। ब्लावात्स्की आपको बताएंगे, सपने से जागने पर तालियों की उम्मीद मत कीजिए। सपने देखने वाले आपको यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद नहीं देंगे कि वे सो रहे हैं, लेकिन अगर आप डटे रहें, अगर आप अपनी आंखें खुली रखें, जब उन्हें बंद करना आसान होगा तो आप दुनिया की और खुद की छिपी हुई संरचना को देखना शुरू कर देंगे। और इसलिए आप यहां हैं, उस पहली महान दहलीज के किनारे पर खड़े हैं। चुनाव आपका है। क्या आप किसी अनजान लेखक द्वारा आपके लिए लिखी गई कहानी के पात्र बने रहेंगे, या आप कलम उठाकर खुद ही पटकथा लिखना शुरू कर देंगे? जिस क्षण आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से देते हैं, आप एक ऐसी वास्तविकता में कदम रखते हैं जिसे कोई भी शक्ति आपसे नहीं छीन सकती। लेकिन यह याद रखें, जब आप यहां खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, पहला सच अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला होता है। और आगे जो कुछ भी होगा वह न केवल उस दुनिया को हिला देगा जिसमें आप रहते हैं, बल्कि उस जमीन को भी जिस पर आप मानते हैं कि वास्तविकता टिकी है। हेलेना ब्लावात्स्की ने एक बार कहा था कि सबसे खतरनाक भ्रम दूसरों द्वारा बोला गया झूठ नहीं है, बल्कि वह झूठ है जिसे हम बिना किसी सवाल के वास्तविकता मान लेते हैं। उन्होंने हमारे आसपास की दुनिया को धारणाओं के एक विशाल ताने बाने के रूप में वर्णित किया, जिसे इतनी कुशलता से बुना गया है कि हम उस छवि को ही सच्चाई समझ लेते हैं। आप उठते हैं, समाचार पढ़ते हैं, अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों और सहकर्मियों की बातचीत सुनते हैं और मानते हैं कि आप दुनिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वह है। लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हैं, या आप केवल वही देख रहे हैं जो किसी और ने तय किया है कि आपको देखना चाहिए? यह धारणा को आकार देने की मौन कला है। यह इतनी अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि यह शायद ही कभी खुद को घोषित करता है। यह किसी चेतावनी के साथ नहीं आता,
यह आपके मन में एक छवि, एक शीर्षक, एक दोहराए गए वाक्यांश स्क्रीन पर एक प्रतीक के रूप में प्रवेश करता है। यह धीरे धीरे धैर्यपूर्वक काम करता है। जो आपको दिखाया गया है उसे आपके अपने विचार में बदल देता है। जब तक आप इसे सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब तक आप यह पूछना भूल जाते हैं कि यह कहां से आया है। ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियां शायद ही वे चेहरे हों जिन्हें आप पहचानते हैं। वे हमेशा मंच पर, नेता या टेलीविजन पर आवाज नहीं होते। वास्तविक प्रभाव अक्सर उन लोगों से आता है जो अदृश्य रहते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, मंच तैयार करने, उसे रोशन करने, यह चुनने के लिए कि कौन से अभिनेता दिखाई दें और कौन सी कहानियां सुनाई जाए। वे समझते हैं कि अगर वे कहानी को नियंत्रित करते हैं तो वे मन को भी नियंत्रित करते हैं। पिछली बार जब आप मीडिया में देखी गई किसी चीज से डरे हुए थे तो उस बारे में सोचें। एक संकट, एक खतरा, एक खतरनाक प्रवृत्ति, क्या वह डर सचमुच आपका था या वह आपके अंदर डाला गया था? डर एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम स्पष्ट रूप से सोचना बंद कर देते हैं। हम किसी भी समाधान को स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यही बात इच्छाओं पर भी लागू होती है। अगर आपको लगातार एक खास जीवन शैली, एक खास शारीरिक बनावट, एक खास तरह की जीवन शैली की तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो आप बिना वजह जाने ही उसकी चाहत करने लग सकते हैं। इस तरह धारणा एक कैद खाना बन जाती है। आप घूमने फिरने, बोलने, चुनाव करने के लिए आजाद हैं, लेकिन सिर्फ उस कहानी की सीमाओं के भीतर जो आपको सुनाई गई है। और ये सीमाएं तब तक अदृश्य रहती हैं जब तक आप उन्हें ढूंढना नहीं जानते। ब्लावात्स्की आपको इसे खुद पर आजमाने के लिए कहेंगे। एक हफ्ते तक आप जो कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल उठाएं। अगर आप समाचार देखते हैं तो पूछें कि इन कहानियों को दूसरों की बजाय क्यों चुना गया। अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो पूछें कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं उससे किसे फायदा होता है। अगर आपको अचानक गुस्सा, डर या लालसा महसूस हो तो पूछें कि उस भावना से किसे फायदा हो सकता है। आप पैटर्न देखना शुरू कर देंगे और एक बार जब आप उन्हें देख लेंगे तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में यह उतना ही छोटा हो सकता है जितना कि आपके फोन के पास किसी चीज के बारे में बात करने के बाद दिखाई देने वाले विज्ञापनों पर ध्यान देना। यह इतना आसान हो सकता है कि आपको एहसास हो कि आपके दोस्त जो भी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वे उनकी जिंदगी को असल जिंदगी से कहीं ज्यादा परफेक्ट दिखाती हैं। या यह इतना बड़ा सवाल भी हो सकता है कि आप जिन मूल्यों पर जीते हैं क्या वे आपके अपने हैं या दशकों से चली आ रही सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आश्चर्य और खतरा यह है कि इस हेरफेर से आपकी अपनी पहचान भी प्रभावित हो सकती है। अगर आपको जिंदगी भर यही बताया गया है कि आप कुछ चीजें करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप ऐसे जीने लगेंगे जैसे कि यह सच हो। अगर आपको बताया जाए कि दौलत, खूबसूरती या हैसियत ही आपकी कीमत तय करती है, तो आप खुद को उन्हीं मानकों से मापेंगे, भले ही वे आपको कोई सच्ची संतुष्टि न दें। ब्लावात्स्की का मानना था कि इस हेर फेर से मुक्ति मौन से शुरू होती है। कुछ न करने का मौन नहीं, बल्कि वह मौन जिसमें आप बिना किसी रुकावट के अपने मन की सुनते हैं। एक पल के लिए शोर बंद कर दें, सूचनाओं के निरंतर प्रवाह को रुकने दें। उस शांति में खुद से पूछें, मैं असल में क्या देखता हूं, मैं असल में क्या चाहता हूं। अक्सर उस शांत जगह में जो जवाब मिलते हैं वे आपको सिखाए गए जवाबों से बहुत अलग होते हैं। वह यह भी जानती थीं कि यह सफर आसान नहीं है। एक बार जब आप भ्रमों को देखना शुरू कर देते हैं तो आपको गुस्सा, विश्वासघात, यहां तक कि उदासी भी महसूस हो सकती है। आपको एहसास हो सकता है कि जिन विश्वासों का आपने वर्षों तक बचाव किया है वे वास्तव में आपके थे ही नहीं, लेकिन वह आपको बताएगी कि यह एक जरूरी दर्द है, उस खोल को तोड़ने की बेचैनी जो आपको आपकी अपनी सच्चाई से दूर रखती है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब आप वास्तविकता के उस संस्करण को स्वीकार करना बंद कर देते हैं जो आपको सौंपा गया है और आप अपना खुद का निर्माण करना शुरू करते हैं। यह कोई रूपक नहीं है। आप वास्तव में तय कर सकते हैं कि आपकी वास्तविकता क्या होगी, क्योंकि धारणा ही वह लेंस है
जिसके माध्यम से दुनिया आपको दिखाई देती है। लेंस बदलो और दुनिया बदल जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को अपने साथ अपने दिन में ले जाएं। आप जो देखते, सुनते और महसूस करते हैं, उसमें से कितना वास्तव में आपका है, कितना आपको दूसरों ने दिया है। ध्यान से देखें, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर यह तय करेगा कि आप वास्तव में कितने स्वतंत्र हैं। अगर आप इस यात्रा पर हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के उस पल के बारे में कमेंट में एक वाक्य लिखें, जब आपको एहसास हुआ कि जिस चीज पर आप विश्वास करते थे वह सच नहीं थी। यह एक छोटा या बड़ा पल हो सकता है, लेकिन इसे साझा करें, क्योंकि जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं तो आप दूसरों को उनकी अपनी धारणा की दीवारों को देखने में मदद करते हैं। और जब आप अपने उत्तर के बारे में सोचें तो याद रखें, यह केवल दूसरा चरण है। अगला चरण हमें आपके मन के लिए छिपे हुए युद्ध में और गहराई से ले जाएगा, और यह प्रकट करेगा कि आपके सबसे निजी विचार भी हमेशा आपके अपने क्यों नहीं होते। हेलेना ब्लावात्स्की ने सिखाया कि सबसे निर्णायक लड़ाइयां न तो खुले मैदानों में, न ही अदालतों में, न ही राजनीतिक मंचों पर लड़ी जाती हैं। वे मौन में, आपके अपने मन के अंधेरे गलियारों में लड़ी जाती हैं। उन्होंने इसे दो शासकों के बीच संघर्ष के रूप में वर्णित किया, जो दोनों आपके जीवन पर संप्रभुता का दावा करते हैं। एक है मन, जो दुनिया के ढांचों से प्रशिक्षित है। दूसरा है गहन चेतना, वह शाश्वत साक्षी, जो विचारों से परे विद्यमान है। यदि मन जीत जाता है तो आप दूसरों द्वारा निर्मित साम्राज्य में एक प्रजा बने रहते हैं। यदि गहन चेतना प्रबल होती है तो आप अपने क्षेत्र के स्वामी बन जाते हैं। उन्होंने समझाया कि मन स्वभाव से आपका शत्रु नहीं है, यह एक उपकरण है, प्रतिभाशाली, अनुकूलनशील और चमत्कार करने में सक्षम। लेकिन जब यह खुद को मालिक मान लेता है तो यह आपको भय, इच्छा और दोहराव के चक्र में जकड़ लेता है। मन परिचित चीजों को पसंद करता है, भले ही वह कष्टदायक हो, क्योंकि बदलाव खतरनाक लगता है। दूसरी ओर चेतना विकास, विस्तार और सत्य की खोज करती है, भले ही रास्ता अनिश्चित हो। क्या होता है जब ये दोनों शक्तियां आपको विपरीत दिशाओं में खींचती हैं? आप किसका अनुसरण करते हैं? एक पल रुकें और खुद से पूछें, जब आपने अपने जीवन को बदलने, कुछ नया शुरू करने, जो अब आपके काम का नहीं है, उसे त्यागने की इच्छा महसूस की है, तो किस आवाज ने आपको रोका? क्या यह मन था जो फुसफुसा रहा था कि यह बहुत जोखिम भरा है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत जटिल है? या यह आपकी अपनी आदतों का शांत प्रतिरोध था, जो वर्षों की कंडीशनिंग से आकार ले चुका था? यही वह छिपी हुई लड़ाई है जिसे ब्लावात्स्की आपको दिखाना चाहती थी, क्योंकि एक बार जब आप इसका नाम ले लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। वह अक्सर इसे सरल, रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाती थीं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठने, पढ़ने, ध्यान करने और अपने दिन की शुरुआत स्पष्टता के साथ करने के दृढ़ संकल्प के साथ उठते हैं। अलार्म बजता है और आपकी आंखें खुलने से पहले ही मन कहता है, बस थोड़ी देर और। यह कोई हानिरहित सुझाव नहीं है। यह मन पुराने ढर्रे को मजबूत कर रहा है, आपको झांत की सुरक्षा में रख रहा है। जब आप सच बोलने, जोखिम उठाने, अपरिचित में कदम रखने का फैसला करते हैं, तो यह यही करता है। यह आपको जहां है वहीं बनाए रखने के लिए तार्किक और प्रेरक कारण ढूंढता है। लेकिन यही विरोधाभास है। मन का प्रतिरोध द्वेष नहीं है, यह सुरक्षा है। यह मानता है कि यह आपको असफलता, अस्वीकृति या हानि से सुरक्षित रख रहा है। त्रासदी यह है कि आपको असुविधा से बचाने के साथ साथ यह आपको परिवर्तन से भी बचाता है। इसके विपरीत चेतना जानती है कि असली सुरक्षा परिवर्तन से बचने में नहीं, बल्कि उसके भीतर पूरी तरह से जागृत रहने में है। आप कितनी बार ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं जिन्होंने आपको थका दिया, सिर्फ इसलिए कि छोड़ने की असुविधा रहने के दर्द से ज्यादा महसूस हुई? ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा कि इस आंतरिक युद्ध को जीतने के लिए आपको पहले पर्यवेक्षक बनना होगा। उन्होंने अपने छात्रों से बिना किसी निर्णय के अपने मन का निरीक्षण करने का आग्रह किया, मानो किसी जटिल मशीन का अध्ययन कर रहे हों। जब कोई विचार उठे तो उसके स्रोत का पता लगाएं। क्या यह भय से आता है, किसी पुराने घाव से,
किसी के अनुरूप ढलने की इच्छा से, या यह आपके भीतर के उस गहरे आकाश से आता है जो शांत, स्पष्ट और अविचलित महसूस होता है? बार बार यह अंतर करने से आप मन की आवाज को चेतना की आवाज से अलग करने लगते हैं। क्या होगा यदि एक सप्ताह के लिए आप मन की आवाज के बजाय चेतना की आवाज को चुनें जब भी दोनों में टकराव हो? क्या आप वही चुनाव करेंगे जो आप अभी करते हैं? क्या आप वही जीवन जिएंगे, या क्या आपके दिनों की संरचना बदलने लगेगी, शायद ऐसे तरीकों से जो उत्साहजनक और बेचैन करने वाले दोनों लगें? ब्लावात्स्की के लिए अनुशासन इस युद्ध में दूसरा आवश्यक हथियार था। दंड के रूप में अनुशासन नहीं, बल्कि उच्चतर आत्मा की सेवा के लिए मन का एक जानबूझकर प्रशिक्षण। उन्होंने इसकी तुलना एक जंगली घोड़े को अपने सवार को ढोना सिखाने से की, उसकी आत्मा को तोड़कर नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का मार्गदर्शन करके। छोटी छोटी जीतें मायने रखती हैं। जब आपने कहा था तब उठना, जो वादा किया था उसे पूरा करना, उस आसान विकर्षण का विरोध करना जो आपका ध्यान चुरा लेता है। प्रत्येक कार्य मन के लिए एक संदेश है। आप सेवक हैं, स्वामी नहीं। उन्होंने स्थिरता का मूल्य भी सिखाया, सच्ची स्थिरता जिसमें आप न तो विचारों का पीछा करते हैं और न ही उन्हें दूर धकेलते हैं। चुपचाप बैठिए और आप मन की बेचैनी को प्रकट होते देखेंगे। ये आपको यादों में, चिंताओं में, अंतहीन परिदृश्यों में खींचने की कोशिश करेगा। इसे देखें, इसे बोलने दें, और फिर धीरे से पर्यवेक्षक के स्थान पर लौट आए। शुरुआत में यह मुश्किल, यहां तक कि निराशाजनक भी लगता है, लेकिन समय के साथ आपके और आपके विचारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और उस दूरी के साथ आजादी आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि चुनौती मिलने पर मन कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है? पिछली बार के बारे में सोचें जब आपने कोई आदत बदलने का फैसला किया था, एक खास व्यवहार को छोड़ने का, एक स्वस्थ व्यवहार अपनाने का। क्या आपके मन ने तुरंत उन कारणों की एक सूची बना ली थी कि यह क्यों काम नहीं करेगा? यह कोई संकेत नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए। यह एक संकेत है कि आप उस दहलीज के करीब पहुंच रहे हैं जहां बदलाव संभव हो जाता है। मन उस समय सबसे ज्यादा विरोध करता है जब आप आजादी के सबसे करीब होते हैं। ब्लावात्स्की का मानना था कि जिस क्षण आपको यह एहसास होता है कि मन आपका केवल एक हिस्सा है, आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं, उसी क्षण आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं। वहां से प्रत्येक निर्णय एक संरेखण का कार्य बन जाता है। क्या आप भय के साथ संरेखित हो रहे हैं, या सत्य के साथ, अतीत के साथ, या संभावना के साथ, उस आवाज के साथ जो सुरक्षा से जुड़ी है, या उस आवाज के साथ जो आपको अज्ञात में बुलाती है? और यही वह प्रश्न है जो आगे बढ़ते हुए हमारे मन में बना रहता है। यदि आप वास्तव में यह समझ जाते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण करने का अर्थ है अपने जीवन पर नियंत्रण करना, तो आप आज क्या बदलेंगे? आप अब और क्या नहीं टालेंगे? उत्तर आपको खोजने हैं, लेकिन मार्ग, जैसा कि ब्लावात्स्की आपको याद दिलाते हैं, उसी क्षण शुरू होता है जब आप चेतना की आवाज का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। तब भी जब मन विरोध करता है, आंतरिक युद्ध एक ही जीत से नहीं जीता जाता। यह अनगिनत छोटे छोटे क्षणों में जीता जाता है, जिनमें से प्रत्येक भ्रम के आराम में पीछे हटने के बजाय सत्य की ओर कदम बढ़ाने का एक विकल्प होता है। और प्रत्येक कदम के साथ बाहरी दुनिया बदलने लगती है, जो आपके भीतर के परिवर्तन को दर्शाती है। लेकिन याद रखें, मन को आकार देने वाली शक्तियां आसानी से हार नहीं मानेंगी। उन्होंने आपको सुलाए रखने में बहुत ज्यादा निवेश किया है। सवाल यह है, क्या आप चलते रहने को तैयार हैं, यह जानते हुए कि हर कदम आपको उस दुनिया से दूर ले जाता है जिसे आप जानते हैं, और उस दुनिया के करीब जिसे आपको बनाना था? हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर अपने छात्रों को याद दिलाती थीं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें इंसानी आंखों को शायद ही दिखाई देती हैं। हम जो सतह पर देखते हैं, नेताओं का भाषण, नेताओं का समझौतों पर हस्ताक्षर, मशहूर हस्तियों का ध्यान आकर्षित करना, अक्सर सिर्फ एक दिखावा होता है। उन्होंने कहा कि असली शक्ति समुद्र की सतह के नीचे की अदृश्य धारा की तरह है, स्थिर और अथक, जो उसके ऊपर की हर चीज की गति को आकार देती है। ये धाराएं यादृच्छिक नहीं हैं, वे निर्देशित हैं।
उन्होंने प्रभाव के एक ऐसे नेटवर्क का वर्णन किया जो चुपचाप, जनता की नजरों से परे, व्यक्तियों और समूहों की एक ऐसी संरचना है जिसकी सबसे बड़ी ताकत अनजान बने रहना है। उनका नियंत्रण केवल धन पर आधारित नहीं है, हालांकि धन एक साधन है। यह केवल जानकारी नहीं है, हालांकि ज्ञान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह जानकारी, प्रभाव, भय और व्याकुलता का संयोजन है जो उन्हें घटनाओं के क्रम को बिना ऐसा करते हुए भी आकार देने की अनुमति देता है। जब आप समझ जाते हैं कि नियंत्रण हमेशा सत्ता के किसी दृश्यमान पद पर आसीन होने से नहीं आता, तो आपको इसके संकेत हर जगह दिखाई देने लगते हैं। जरा सोचिए कि आज सूचना कैसे प्रवाहित होती है। 4 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। हर खोज, हर क्लिक, वीडियो पर हर विराम, हर लाइक या शेयर कहीं ना कहीं दर्ज होता है। डेटा विशाल है, इतना विशाल कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। इसे न केवल यह समझने के लिए संसाधित और विश्लेषित किया जाता है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि आप कौन हैं, आपको किससे डर लगता है, आप क्या चाहते हैं और क्या आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। यह कोई पागलपन भरी कल्पना नहीं है, यह आधुनिक दुनिया के सबसे लाभदायक उद्योगों की नींव है। कंपनियां और सरकारें मानव मन का मानचित्रण करने के लिए अरबों खर्च करती हैं, क्योंकि जो कोई भी आपके पैटर्न को समझता है वह आपके निर्णयों का अनुमान लगा सकता है, और जो कोई भी उनका अनुमान लगा सकता है वह कई मामलों में उन्हें निर्देशित भी कर सकता है। ब्लावात्स्की कहती थीं कि यह कोई नया खेल नहीं है। उनके समय में नियंत्रण धार्मिक सत्ता, गुप्त परिषदों और संसाधनों के स्वामित्व के माध्यम से आता था। आज यह एल्गोरिदम, लक्षित संदेशों और सामूहिक धारणा को सावधानी पूर्वक आकार देने के माध्यम से आता है। लक्ष्य वही रहता है, ज्यादातर लोगों का ध्यान उनके सामने प्रस्तुत की जा रही चीजों पर केंद्रित रखना और छिपी हुई चीजों से दूर रखना। यही कारण है कि ध्यान भटकाना मनोरंजन का एक हानिरहित उपोत्पाद नहीं है, यह नियंत्रण के प्राथमिक साधनों में से एक है। जितना ज्यादा आप देखते हैं कि वे आपको क्या देते हैं, उतना ही कम आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे आपसे क्या छिपाते हैं। वह अक्सर पूछती थीं, जब जनता का ध्यान किसी घोटाले, किसी मशहूर हस्ती के कार्यक्रम या अचानक हुए विवाद पर होता है, तो पृष्ठभूमि में चुपचाप क्या हो रहा होता है? इतिहास गवाह है कि प्रमुख नीतियां, कानून और फैसले अक्सर जनता के ध्यान भटकाने वाले क्षणों में ही पारित किए जाते हैं। प्रभाव डालने की कला सिर्फ दिखाए जाने में ही नहीं, बल्कि छिपे हुए में भी निहित है। डर एक ऐसा दूसरा हथियार है जो अपनी शक्ति कभी नहीं खोता। मनोविज्ञान के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो ब्लावात्स्की सहज रूप से जानते थे। डर ध्यान को संकुचित करता है, तर्क संगत सोच को कम करता है और अनुपालन को बढ़ाता है। संकट के समय में लोग सुरक्षा की भावना के लिए अपनी आजादी छोड़ने को ज्यादा तैयार होते हैं, भले ही वह सुरक्षा सिर्फ एक वादा ही क्यों न हो। एक बार डर घर कर जाए तो वह एक ऐसा लेंस बन जाता है जिसके जरिए दुनिया को देखा जाता है। हर तस्वीर, हर शीर्षक, हर बातचीत को उसे मजबूत करने के लिए गढ़ा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग धारणा और भय को नियंत्रित करते हैं, वे अपनी इच्छा को खुले तौर पर थोपे बिना प्रभावी रूप से शासन करते हैं। यह सुझाव द्वारा शासन है उस क्षेत्र को आकार देकर जिसमें निर्णय लिए जाते हैं, ताकि लोग चाहे जो भी चुनाव स्वतंत्र रूप से कर रहे हों, वह उनके लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर ही रहे। यह प्रभाव की एक ऐसी संरचना है जिसे अदृश्य रहने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि सबसे प्रभावी कारागार वह है जिसमें आपको एहसास ही नहीं होता कि आप हैं, और फिर भी वह स्पष्ट थीं कि यह नियंत्रण पूर्ण नहीं है। यह उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता जो इसके प्रति जागरूक हो गया है। जागरूकता स्वयं प्रतिरोध है। एक बार जब आप संरचना को देख लेते हैं तो आप उसके तंत्रों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, और एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं तो वे अपनी अदृश्यता खो देते हैं। चुनौती यह है कि जागरूकता अक्सर असुविधा के साथ आती है। जब आप छिपी हुई धाराओं को देखना शुरू करते हैं तो आप यह भी देखते हैं कि आप कितनी बार उनके द्वारा बह चुके हैं।
ब्लावात्स्की ने एक और तरह की जेल की बात की, जो और भी अधिक व्यक्तिगत है। विचारों की जेल। यह छायादार समूहों द्वारा नहीं, बल्कि आपके आसपास के समाज द्वारा, आपके पालन पोषण द्वारा, विचारों के दोहराव द्वारा तब तक बनाई जाती है जब तक कि वे सत्य न लगने लगें। यहीं से उनकी अंतर्दृष्टि का भाग 5 शुरू होता है। यह एहसास कि अगर बाहरी दुनिया आजाद भी हो तो भी ज्यादातर लोग अपनी ही मानसिक दीवारों के कैदी बनकर जीते रहेंगे। ये दीवारें पत्थर या स्टील की नहीं हैं, ये परिभाषाओं से बनी हैं। आप क्या मानते हैं कि आप कर सकते हैं और क्या नहीं? आप क्या मानते हैं कि आप क्या हैं और क्या नहीं? परिवार, शिक्षकों और साथियों की आवाजों, सांस्कृतिक आख्यानों और दूसरों से लगातार तुलना से ये दीवारें और मजबूत होती हैं। अगर आपको बार बार कहा जाए कि आप काबिल नहीं हैं, आप कमतर हैं या आपकी भूमिका तय है, तो आप ऐसे जीने लगते हैं जैसे ये सब सच हो। दुख की बात यह है कि ये दीवारें अक्सर उनके अंदर के व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। आप मान सकते हैं कि आप आजादी से सोच रहे हैं, लेकिन आपके विचारों की सीमा उन धारणाओं से सीमित होती है जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। आखिरी बार आपने खुद से कब पूछा था कि आप जो मानते हैं उसे क्यों मानते हैं? आखिरी बार आपने कब किसी व्यक्तिगत सीमा का उसके मूल में पता लगाया था और पूछा था कि क्या यह वास्तविक है या सिर्फ विरासत में मिली है? उन्होंने अपनी यात्राओं की कहानियों से इसे स्पष्ट किया। दूरदराज के गांवों में वह ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने अपनी घाटी के बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी और इसलिए उन्हें लगता था कि वह दुनिया है ही नहीं। बड़े शहरों में उन्होंने यही पैटर्न देखा। लोग मानसिक घाटियों में जी रहे थे, यह मानते हुए कि उनके अनुभव की सीमाएं ही वास्तविकता की सीमाएं हैं। रूप अलग था, लेकिन सार एक ही था। आप जिन सीमाओं को स्वीकार करते हैं वही आपके जीने की सीमाएं बन जाती हैं। इन दीवारों को तोड़ना कोई एक काम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। पहला कदम है जागरूकता, यह पहचानना कि दीवारें मौजूद हैं। दूसरा है बेचैनी, उनके पार कदम रखने के साथ आने वाले डर और अनिश्चितता को महसूस करने की इच्छा। तीसरा है सवाल करना, यह पूछने का अनुशासन कि क्या हर विश्वास, हर डर, हर सीमा सचमुच आपकी है या आपको दूसरों ने दी है। आंकड़े बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का 90% से ज्यादा हिस्सा अपनी जानी पहचानी दिनचर्या में बिताता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे शारीरिक रूप से बदलने में असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि मानसिक दीवारें अज्ञात को खतरनाक बना देती हैं। दरअसल सबसे बड़ा खतरा उन दीवारों के पार कभी कदम न रखने में है। अगर आप उस जगह से बाहर ही नहीं निकलते जहां आपकी क्षमता की परीक्षा होती है, तो आप अपनी क्षमता का पता नहीं लगा सकते। ब्लावात्स्की ने अपने छात्रों को अपनी सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह के छोटे छोटे क्षण तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया, कुछ अपरिचित करने के लिए। जब वे सामान्यतः चुप रहते हैं तब बोलने के लिए, जब वे सामान्यतः हिचकिचाते हैं तब प्रयास करने के लिए। प्रत्येक कार्य संरचना को कमजोर करता है। समय के साथ दीवारें ढहने लगती हैं और जैसे जैसे वे ढहती हैं, बाहरी दुनिया बड़ी, समृद्ध और अधिक जीवंत होती जाती है। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया जारी है। दीवारों को आराम से, भय से, अनुरूपता के खिंचाव से फिर से बनाया जा सकता है। काम केवल उन्हें एक बार तोड़ना नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है, उस शक्ति का निर्माण करते रहना है जो आपको उनके बिना जीने की अनुमति देती है। क्योंकि अंततः सबसे शक्तिशाली स्वतंत्रता किसी भी व्यवस्था द्वारा नहीं दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता है जो उन सीमाओं के अनुसार जीने से इनकार करता है जिन्हें उसने नहीं चुना है। यदि संसार की अदृश्य शक्तियां जीवन के बाहरी क्षेत्र को आकार देने का काम करती हैं, और यदि संस्कारों की मानसिक दीवारें आंतरिक क्षेत्र को आकार देने का काम करती हैं, तो सच्ची मुक्ति दोनों को ध्वस्त करने में है। ब्लावात्स्की ने यही मार्ग वर्णित किया है, बाहर और भीतर दोनों ओर स्पष्ट रूप से देखने का मार्ग, जब तक कि कुछ भी छिपा हुआ न बचे। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो उस आजादी की ओर ले जाता है जिसे छीना नहीं जा सकता। हेलेना ब्लावात्स्की का मानना था कि बिना प्रयोग के ज्ञान अंधेरे कमरे में बिना जलाए पड़े दीपक के समान है। प्रकाश तो है, लेकिन उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने जो अंतिम सत्य प्रस्तुत किया
वह दूर से प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए था। हर दिन, हर चुनाव में वह जानती थीं कि ज्यादातर लोग उनके शब्दों को सुनेंगे, एक पल के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और फिर बिना बदले अपनी दिनचर्या में लौट जाएंगे। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्ञान को व्यवहार में लाना होगा, वरना वह स्मृति में विलीन हो जाएगा। अंतिम रहस्य रूप में सरल है, लेकिन गहराई में अपार। आपको अपनी आंतरिक दुनिया का स्वामी बनना होगा, दूसरों को नियंत्रित करके नहीं, बाहरी अर्थों में शक्ति का पीछा करके नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने ध्यान और अपनी ऊर्जा को इतनी पूरी तरह से नियंत्रित करके कि कोई भी बाहरी शक्ति आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध निर्देशित न कर सके। यह महारत इच्छा शक्ति के एक ही कार्य से प्राप्त नहीं होती, यह सचेतन क्रिया के माध्यम से परतों में निर्मित होती है। ऐसी महारत के लियाए ब्लावात्स्की की योजना को हमारे आधुनिक जीवन में अनुकूलित किया जा सकता है। इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है, अपने मन पर नजर रखने की प्रतिबद्धता, जैसे आप किसी नाजुक यंत्र की कार्य प्रणाली पर नजर रखते हैं। हर सुबह किसी से बात करने या अपने फोन को छूने से पहले कुछ मिनट निकालकर उन पहले विचारों पर ध्यान दें जो आपके मन में आते हैं। क्या वे आपके अपने हैं या कल के शोर का अवशेष हैं? यह कदम छोटा लगता है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इससे आपकी मानसिक स्थिति की उत्पत्ति पर सवाल उठाने की आदत शुरू होती है। दूसरा कदम है ध्यान का अनुशासन। पूरे दिन में आप अनगिनत दिशाओं में खींचे चले आएंगे, सूचनाओं से, सुर्खियों से, बातचीत से, अपने आवेगों से। हर घंटे एक पल रुकें, सांस लें और पूछें, मेरा ध्यान कहाँ है? क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण चीजों पर है या कहीं और चला गया है? समय के साथ यह प्रश्न आपको उस चीज पर लौटने के लिए प्रशिक्षित करता है जो वास्तव में आपकी ऊर्जा की हकदार है। तीसरा कदम है भावनात्मक स्पष्टता। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जब वे बिना किसी सवाल के आप पर हावी हो जाती हैं, तो उन्हें हेरफेर के औजार में बदला जा सकता है। हर दिन के अंत में अपनी 3 सबसे प्रबल भावनाओं और उनके कारणों को लिखें। क्या वे आपके नियंत्रण में आने वाली घटनाओं की प्रतिक्रियाएं थीं या दूसरों द्वारा आपको दी गई किसी चीज की प्रतिक्रियाएं? यह अभ्यास आपके भावनात्मक जीवन को आकार देने का एक नक्शा बनाता है और यह आपको उनके बहकावे में आने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की क्षमता देता है। चौथा चरण ऊर्जा संरक्षण है। ब्लावात्स्की ने समझा था कि जहां आपका ध्यान जाता है, आपका जीवन भी वहीं चलता है। उन गतिविधियों या लोगों पर अपना समय और ऊर्जा खर्च सीमित करें जो बदले में कुछ भी मूल्यवान दिए बिना आपको थका देते हैं। 1 घंटे के निष्क्रिय उपभोग, स्क्रॉल करना, देखना या चिंता करना को किसी ऐसी चीज के लिए 1 घंटे के जानबूझकर किए गए कार्य से बदलें जिसे आप महत्व देते हैं। कोई कौशल सीखना, अपने स्वास्थ्य में सुधार करना, किसी रिश्ते को गहरा करना या अपना खुद का कुछ बनाना। 5वां चरण अपनी सीमाओं के विरुद्ध सचेत विद्रोह है। हर हफ्ते एक बार कुछ ऐसा करें जो आपके कंफर्ट जोन की दीवारों को चुनौती दे। यह ईमानदारी से बोलना हो सकता है जब आप आमतौर पर चुप रहते हैं, कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करना या किसी ऐसे विषय के बारे में सीखना जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। ये कार्य हालांकि छोटे हैं, आपके मन के लिए प्रमाण हैं कि आप उन पुराने पैटर्न से बंधे नहीं हैं जिन्हें वह बचाने की कोशिश करता है। अंत में 6ठा चरण चिंतन और पुनर्संतुलन है। हर महीने अपने कार्यों पर गौर करने के लिए समय निकालें और पूछें, क्या मैं अपनी आंतरिक दुनिया का स्वामी बनकर जी रहा हूं या मैं आदत और प्रभाव के ज्वार में बह गया हूं? बिना किसी निर्णय के खुद को ढालें। ब्लावात्स्की का मानना था कि महारत का मार्ग पूर्णता के बारे में नहीं, बल्कि दृढ़ता के बारे में है। चाहे कितनी भी बार आपको खींचा जाए, बार बार आत्मशासन के कार्य पर लौटना। यह योजना सैद्धांतिक नहीं है, इसे जीने के लिए है। अगर आप इसे 3 महीने भी ईमानदारी से अपनाएं, तो आप बदलाव देखेंगे, न केवल अपने विचारों और भावनाओं में, बल्कि दुनिया को देखने के तरीके में भी। आप प्रभाव के पैटर्न को तेजी से पहचानेंगे। आप उन भय और विकर्षणों के प्रति कम संवेदनशील महसूस करेंगे जो कभी आपको नियंत्रित करते थे।
और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक शांत आत्मविश्वास का अनुभव करने लगेंगे। यह ज्ञान कि आपका जीवन आपकी अपनी सचेत पसंद से निर्देशित होता है। ब्लावात्स्की ने जो भावना हमें दी है वह सशक्त और गंभीर दोनों है। कोई उद्धारकर्ता आपके लिए नहीं आ रहा है, न कोई नेता, न कोई शिक्षक, न ही सबसे बुद्धिमान दार्शनिक। आप स्वयं अपने मुक्तिदाता हैं। उपकरण आपके हाथों में है। सवाल यह है कि क्या आप उनका उपयोग करेंगे। इसलिए मैं आपको इसे एक कहानी के रूप में नहीं लेने के लिए आमंत्रित करता हूं जो आपने आज सुना है, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रयोग की शुरुआत के रूप में। कल शुरू करो, सुबह जागरूकता के साथ शुरू करें और इसे अपने दिन के माध्यम से ले जाएं। अपना ध्यान सुरक्षित रखें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें, डर के बिना प्रतिबिंबित। देखो क्या होता है। अगर उसके शब्दों ने आप में कुछ हिलाया है तो यह इसलिए है क्योंकि आपका वह हिस्सा जो हमेशा अपनी ताकत जानता है जाग रहा है। इसे वापस सोने के लिए जाने ना दें। अब मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना चाहूंगा। इस चैनल की सदस्यता लें ताकि आप इस यात्रा को हमारे साथ जारी रख सकें। जैसे कि यह वीडियो, अगर यह आपको मूल्य लाया, और अपने प्रश्नों या अनुभवों के साथ एक टिप्पणी लिखें। यदि आप चाहें तो उन्हें गुमनाम रूप से साझा करें। आपके द्वारा साझा किया गया हर विचार वह चिंगारी हो सकती है जो किसी और को जागृत करती है। और याद रखें, जिस क्षण आप अपने स्वयं के दिमाग को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, वह क्षण है जब कोई और आपके जीवन पर शासन नहीं कर सकता है।